अभी 21 सितंबर को TSW के सेक्रेटरी साहब मिस्टर अनंत साहब और जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर पुटी हैं कोई, उनके साथ हुआ और ये मीटिंग 1 घंटा 20 मिनट चली। इसमें ग्रुप कैप्टन गांधी साहब, विंग कमांडर नैब साहब, सुदेश और लेफ्टिनेंट पांडे थे और मैं। हम सब ने ये सारे पॉइंट पहले डिस्कशन कर लिए थे और हम तैयार थे हर एक डिटेल्स के साथ, और उनके साथ जो हमारे लॉजिक थे वो सारा कुछ लेके हम गए हुए थे। हमने उनको सारे पॉइंट बताए। पॉइंट इस प्रकार थे। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल OROP। दूसरा पॉइंट था एक्स सर्विसमैन कमीशन जो अभी तक नहीं बना। तीसरा पॉइंट था रिजर्व वैकेंसीज जो है हमारी फौजियों की, वो पूरी की पूरी फिल होनी चाहिए। चौथा पॉइंट था कि हमारे कोई भी कमेटी या कमीशन बैठे उसमें हमारा फौज का, चाहे वो सर्विंग या रिटायर्ड मेंबर, मैंडेटरी होना चाहिए। पांचवा पॉइंट था रिजर्विस्ट और विडोज की पेंशन एनहांसमेंट के लिए। हमने आगे सरकार से ये कहा हुआ है कि वो पेंशन उनको पूरी दे, लेकिन डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद एक कॉवेनेंट एक्ट एक बना हुआ है यूके का। हमने वो क्या है कि जो भी फौज का एम्प्लॉय है यूके में, वो जब यूनिफॉर्म डाल लेता है तो सरकार का और देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको और उसके परिवार को देखना, रिटायर्ड में या नौकरी के अंदर। उनकी एजुकेशन, उनका सेटलमेंट, उनकी पढ़ाई, उनको नौकरियां देना, उनकी पेंशन्स, उनका मेडिकल केयर, सब कुछ सरकार की और देश के लोगों की जिम्मेदारी होती है। जय श्री राम। ऐसा ही प्रोग्राम उन्होंने बनाया अपने हिंदुस्तान के लिए भी होना चाहिए। और ये आगे पुटअप भी हुआ एक दफ़ा पार्लियामेंट में। राजीव चंद्रशेखर ने इसको एक्ट को बनाने के लिए बोला, लेकिन उस वक्त वो पास नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इसको भी लागू किया जाए। अगला पॉइंट है अश्योर्ड सेकंड कैरियर की 60 साल तक गवर्नमेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से सेकंड अश्योर्ड कैरियर 60 साल तक मिलना चाहिए। वो रिजर्व वैकेंसीज, और इसमें ये सरकार का ड्यूटी है कि हमारे जो जवान 35 साल में रिटायर हो जाते हैं उनका वहाँ तक ड्यूटी उसको पूरा मिलना चाहिए, नौकरी। अगला पॉइंट है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स 5 साल, 10 साल, 14 साल नौकरी करने के बाद आ जाते हैं, लेकिन आज तक उनको अभी बाहर चले जाते हैं। उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिले रीसेटलमेंट के। जो कुछ परमानेंट कमीशन मिल जाता है उनको, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से लिखित में या अदरवाइज कोई उनका देखभाल नहीं पूरी तरह से हो रहा। तो उनके लिए हम बहुत देर से, जब पिछले वाले जो डिफेंस मिनिस्टर थे जो अभी नहीं है, पारेकर साहब, उन्होंने एक ग्रांट भी उनके लिए बनाई थी कि जिन्होंने 14 साल कराया तकरीबन 42 लाख रुपए हम उनको एक वन टाइम ग्रांट दें, और जिनको 10 साल कराया उनको 22 लाख के करीब। लेकिन अभी तक वो रिकमेंडेशन ही है या कहाँ पड़ी हुई है हमें मालूम नहीं है। या उनको भी दूसरा कैरियर के लिए रीसेटल करें, और जिसको परमानेंट कमीशन नहीं मिला दूसरी जगहों के ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह के ऊपर, वहाँ पे। अगला पॉइंट है जो हमारे ऑनरी रैंक्स हैं। ऑनरी रैंक्स को, जो ऑनरी रैंक का पेंशन मिलना चाहिए। हमारे हवलदार और नायब सूबेदार बने हैं, उनको भी कईयों को नहीं मिला, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर दे दिया है। लेकिन ऑनरी सूबेदार साहब और ऑनरी सूबेदार मेजर साहब इक्वलेंट इन दूसरे सर्विसेज में, उनके लिए कोई पॉइंट, उनको ऑनरी रैंक नहीं मिलता, वो अपनी पेंशन ले रहे हैं। ये भी हमारा एक पॉइंट है जो उनको बताया हमने।
हमने SSCO के लिए ये भी बोला है, या तो प्रो रेटा पेंशन उनको दे दो, जैसे 14 साल करा 20 साल को पूरी पेंशन मिलती है तो प्रो रेटा कम कर दो, या उनको जो कोई और तरीके से उनको कंपनसेट करें ताकि वो उसी तरह से जिए, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी बताए जैसे कि उन्होंने सर्विस करी है एज ऑफिसर्स इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। सिमिलरली हमारे जवान रिजर्विस्ट और ऑनररी रैंक्स, इनके लिए भी जो रैंक के मुताबिक जो पेंशन मिलनी चाहिए वो उनको दी जाए। अगला मेजर पॉइंट जो हमने डिस्कशन किया वो था ECHS के ऊपर। ECHS के हेल्थ केयर के 4-5 पॉइंट हैं। एक तो जो फंड हैं ECHS को नहीं मिलते, और वो आगे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको टाइम से नहीं देते, और वो हमारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बहुत से करोड़ों में पैसा पड़ा हुआ है। लास्ट नोन फिगर इज 1000 करोड़ रुपीज़, 1000 करोड़ रुपया जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल का अभी तक पेमेंट नहीं करा हुआ। तो इसके बारे में हमने उनको बताया कि आप सफिशेंट फंड अलॉट करें MDCHS को, ताकि वो इस ECHS की जो हमारी स्कीम है उसको अच्छे ढंग से सर्विस कर सकें। दूसरा पॉइंट बताया कि हमारी ये ECHS स्कीम CGS स्कीम के ऊपर चल रही है, जो कि उल्टी ECHS जो सबसे बड़ा, सबसे उम्दा, जो सबसे बेस्ट जो हेल्थ केयर है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि हम वैराइटीज़ ऑफ टेरेन और इनहॉस्पिटेबल टेरेन और इनहॉस्पिटेबल वेदर कंडीशंस में काम करते हैं, और हमारे फौजियों को बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। उनकी आंखें, उनके लंग्स, उनका स्टमक, उनकी जितनी भी हड्डियां हैं वो बहुत बुरी हालत में जब रिटायर होके आते हैं तो उस हालत में होते हैं। तो उनकी जो स्कीम है वो ब्रॉडर है, ऑल इंडिया पे है। CGS स्कीम तो 28 सिटीज़ के अंदर है, फिर भी उनका तो आप बराबरी करें, उसके अलावा और भी इम्प्रूवमेंट करें ताकि ECHS स्कीम जो है वो अच्छे ढंग से चलाई जा सके। मेडिसिन नहीं मिलती, इसलिए नहीं मिलती कि वो मेडिसिन पूरी तरह 1400 मेडिसिन हैं, लेकिन ग्राउंड पे 300-400 मेडिसिन सिर्फ अवेलेबल हैं। बाकी मेडिसिन जो डॉक्टर लिखते हैं वो अवेलेबल हमारे पेशेंट्स को नहीं है ECHS क्लिनिक में, और वो बोल देते हैं कि आप लोकल परचेज कर लो। लोकल परचेज वो जवान के ऊपर छोड़ देते हैं, हमारे विडोज़ को छोड़ देते हैं, अभी आप करो और आप पुटअप करो क्लेम, और वो क्लेम जो है वो 4 महीने में पूरा होगा, मिलेगा आपको 4 महीने। आप ये बताओ कि एक पहले तो बेचारी विडो जाए, कहाँ जाए, वो सारे पेपर तैयार करे, नॉट फीजिबल, नॉट पॉसिबल लाइक दैट। तो हमने बोला कि अगर मेडिसिन नहीं है तो जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको वो जवान नहीं खरीदे, लेकिन ECH है उसको लोकल परचेज करनी चाहिए, लेकिन हमारे पेशेंट्स को पूरी मेडिसिन 100% मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट था कि जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनको ये एक्सेप्ट नहीं करते, तो जितने हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनको, जो ऑथोराइज डिपेंडेंट्स हैं उनको, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में इवन एक्स सर्विसमैन को भी एक्सेप्ट नहीं किया, और हमारे 1-2 का इस दुनिया से चले गए। तो हमें सभी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में एक्सेप्ट होना चाहिए। और दूसरा जो ECHS जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारे डिपेंडेंट्स को वेलकम करके उनको ठीक ढंग से ट्रीट करना चाहिए। तो ये भी हमने उनको बताया कि हेल्थ केयर जो है और ECHS स्कीम कंटिन्यूसली अपग्रेड होनी चाहिए विद द लेटेस्ट प्रोसीजर्स। कोई प्रोसीजर इंडिया में आ गया कहीं पे भी तो वो ऑटोमेटिकली जो ECHS का प्रोसीजर लिस्ट है उस पर आ जाना चाहिए, जो कि आज नहीं है। इट टेक्स 2 years जब उसको लाया जाए। तो साथियों ये थे पॉइंट हमारे। कोई और मेजर पॉइंट यही था सर, मेजर पॉइंट यही था। ये मैं अब जब पढ़ूंगा तो फिर और बाकी सबको मेल मिल गई है। अच्छा, तो ये मैंने तो आज 2300 दिन पूरे हो गए वन रैंक वन पेंशन और चिट्ठी जो है ये की मांग को करते हुए पूर्व सैनिक संगठनों को। आपके पास ये चिट्ठी प्रिंट करके ये थे साहब मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल। लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं अपनी टीम को लेकर जंतर मंतर पे। आज भी जंतर मंतर पे उपस्थित है। कि ये जो सरकारों को समझना चाहिए फीडबैक सरकार हमें देती है पूर्व सैनिकों के साथ इस प्रकार का भेदभाव और कोताही ठीक नहीं। के ऊपर हर 15 दिन या 20 दिन साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में इस मैसेज को शेयर कर दें
ताकि सरकारों तक और देशवासियों तक यह संदेश पहुंच सके। जय हिंद। हाँ, तो मैंने तो वैसे क्वार्टरली बोला है कि हर क्वार्टर में हमारे को अगली मीटिंग होनी चाहिए, तो हम हर क्वार्टर में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और चाहेंगे, और हम उनको आपके सभी पॉइंट्स जो हेल्थ केयर के हैं, आपकी पेंशन्स के हैं, जो आपको वेलफेयर के हैं, आपकी स्टेट्स जो नहीं देख रही या आपका सेंटर नहीं देख रहा, हम ये पूरे अपने सैनिक परिवार को वादा करते हैं आज 2300 दिन पूरे होने में कि हम इस मुहिम के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अपने दिलपैस से लगे रहेंगे, और ये मुहिम जारी रहेगी जब तक हमारे ये सारे इश्यूज पूरे नहीं हो सकते। यही मैंने आपको कहना था। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।